स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 जनवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले एक जरूरी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो तो देखते हैं, पूरी की पूरी वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो इसलिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को इसी तरह की खबरें देखने के लिए तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आप इस तरह की खबर देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ लाइक भी करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार सरकार ने आम नागरिकों के सरकारी कामों को आसान बनाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। अब लोगों को ब्लॉक या फिर जिला कार्यालय में बार बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां, इस नई व्यवस्था के तहत कई सरकारी सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि राशन कार्ड, जमीन के दाखिल खारिज, भूमि रिकॉर्ड यानी कि जमीन का रिकॉर्ड, पेंशन, ग्राम प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेजों के लिए अब ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज सबमिट और स्टेटस जांच जैसे काम घर बैठे ही किए जा सकेंगे। आपको बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का कहना है कि इससे समय की बचत, आवेदन की पारदर्शिता और फिर लोगों की परेशानी में कमी आएगी। दोस्तों अब दूसरी खबर की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप कहां से हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपने ज़िला का नाम लिख करके बताइएगा, जिससे हमें पता चले कि आप किस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि किस ज़िले के रहने वाले हैं। इसलिए आप अपने ज़िले का नाम जरूर कमेंट करें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको किस तरह की खबर देखना और सुनना पसंद है। ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों बीजेपी के एक नेता के बयान पर बिहार में बवाल मच गया है। दरअसल बीजेपी के एक नेता ने कहा था कि बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती है। अब इसको लेकर के बवाल मच गया है। जी हाँ, महागठबंधन ने इस बयान को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया है और विरोध के रूप में पुतला भी जलाया है। ये प्रदर्शन उस बयान के खिलाफ किया गया है जिसे विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आपत्तिजनक और अभद्र बताया है। जब प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और फिर उन्होंने नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जताई कि ऐसे बयान से सामाजिक सौहार्द और राजनीतिक माहौल खराब होता है। जी हाँ, महागठबंधन का दावा है कि इस तरीके के बयान से समूह और फिर जातीय भावनाओं को ठेस पहुंचती है और इसलिए उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जी हाँ, प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कहा कि राजनीतिक संघर्ष में भी मर्यादा और फिर संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए और किसी भी बयानबाजी से पहले उसके प्रभाव को सोचना चाहिए। जब भीड़ ने पुतला जला करके ये संदेश दिया है कि ऐसे बयानों को समाज और राजनीति में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा और न्यायिक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। दोस्तों सीएम नीतीश कुमार की उम्र और भविष्य को लेकर के राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और फिर कार्यकारिणी में ये विषय मुख्य रूप से उठ रहा है कि आने वाले समय में उनके बेटे निशांत कुमार का क्या रोल होगा और उन्हें कैसे पार्टी या फिर सरकार में शामिल किया जाए। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में इस मुद्दे पर मंथन काफी विस्तार से हुआ। जब बैठक में यह भी बात चली कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और क्या निशांत को संगठनात्मक या फिर राजनीतिक भूमिका दी जानी चाहिए ताकि राजनीतिक उत्तराधिकार और पार्टी की स्थिरता बनी रहे। वहीं पर पार्टी में कुछ नेता ये चाहते हैं कि निशांत को पहले जदयू संगठन में सक्रिय भूमिका, बाद में सरकारी जिम्मेदारियां दी जाए, जबकि अन्य का मानना है कि अब निर्णय जल्दी लिया जाना चाहिए ताकि राजनीतिक रणनीति स्पष्ट हो। इस चर्चा को लेकर के ये संकेत मिल रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में कोई संदर्भ या फिर रूपरेखा तैयार किया जा सकता है, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दोस्तों आरजेडी ने हार के कारण तय कर लिए हैं। अब लालू प्रसाद यादव की तरह तेजस्वी यादव भी घर का दरवाजा खोलेंगे। दरअसल बात है कि आरजेडी ने हाल ही में विधानसभा चुनाव में हार के कारणों का विश्लेषण पूरा कर लिया है और अब पार्टी नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तय किया है कि वे लालू प्रसाद यादव की परंपरा की तरह घर का दरवाजा जनता के सामने में खोलेंगे। इसका मतलब यह है कि तेजस्वी अब जनता के बीच अधिक समय बिताएंगे, सीधे लोगों से मिलेंगे और उनके फीडबैक और शिकायतें सुनेंगे। जब पार्टी नेताओं का कहना है कि इससे
गठबंधन की मजबूती और फिर जनता के साथ नजदीकी बढ़ेगी और भविष्य की राजनीतिक लड़ाई में बेहतर तैयारी हो सकेगी। आरजेडी के भीतर यह भी माना जा रहा है कि सिर्फ संजोई धरने प्रदर्शन या फिर संवैधानिक लड़ाइयां करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जनता के घर घर जाना, उनके मुद्दों को समझना और लोक समर्थन हासिल करना भी जरूरी है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव लालू की तरह व्यक्तिगत संवाद और घरेलू दौड़ा शुरू करने वाले हैं। पार्टी की रणनीति यह भी है कि हार का कारण सुनिश्चित रूप से समझा जाए ताकि गलतियों की पहचान हो और फिर उन्हें भविष्य में सुधारा जा सके। दोस्तों, अब स्कूलों के आसपास आवारा कुत्तों को प्रधान अध्यापक देखेंगे। जी हाँ, यानी कि उसको भगाएंगे। अब कुत्ते भगाने का काम प्रधान अध्यापक का होगा, यानी कि शिक्षक का होगा। यह बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में आवारा कुत्तों की उपस्थिति को गंभीर समस्या मानते हुए नई फरमान जारी कर दिए हैं। यह इसके अनुसार अगर किसी स्कूल परिसर में आवारा कुत्ते पाए जाते हैं तो फिर प्रधान अध्यापक से जवाबदेही पूछी जाएगी और फिर आवश्यक होने पर कार्रवाई भी की जाएगी। नए फरमान में कहा गया है कि प्रधान अध्यापक को स्कूल के, यानी कि शिक्षक को स्कूल के कैंपस को सुरक्षित, साफ सुथरा और फिर सुरक्षित वातावरण बना करके रखना है। इससे यह भी शामिल है कि आवारा जानवरों से बच्चों को खतरा ना हो और उन्हें खेल या फिर पढ़ाई के दौरान किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। वहीं पर शिक्षा विभाग का मानना है कि आवारा कुत्तों की मौजूदगी से छात्रों की सुरक्षा, विद्यालय की साख और नियमित अध्ययन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने प्रधान अध्यापकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे स्कूल परिसर और फिर आसपास के इलाकों की निगरानी तेज करें। दोस्तों, इन दिनों राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव की विरासत पर भारी पड़ेंगे। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव ने एक ताकतवर सियासी कदम उठाया है जिसे लालू आरजेडी की विरासत पर असर डालने वाला माना जा रहा है। हालिया राजनीतिक गतिविधियों के बीच तेज प्रताप यादव ने स्वयं को, यानी कि खुद को अलग पहचान देने की कोशिश की है, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या वे तेजस्वी यादव की राजनीतिक विरासत को चुनौती देंगे या फिर उसी को और मजबूत करेंगे। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक तेज प्रताप यादव की सक्रियता, जनता से सीधे संवाद और फिर पार्टी में उनका अलग तरीके का रोल उस राजनीतिक शैली की याद दिलाता है जो लालू प्रसाद यादव के दिनों में देखने को मिलती थी। तेज प्रताप यादव इस तरीके से जनहित संगठन और फिर मुखर राजनीति के जरिए खुद को प्रमुख नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव के कदम से पार्टी के भीतर गुटबाजी और भी ध्यान में आई है, जहां कुछ समर्थक मानते हैं कि उनका ये दाव राजनीतिक विविधता और फिर शक्ति संतुलन ला सकता है, जबकि विरोधी इसे तेजस्वी की विरासत को चुनौती के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार के सीवान जिले में राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर करीब 6,95,000 राशन कार्ड धारक अब भी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं, जबकि कुछ लगभग 27,61,000 लोगों में से बाकी लोगों ने ये जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है। अगर 31 जनवरी 2026 तक ई-केवाईसी नहीं की गई तो फिर इन लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाने की खतरा है और राशन भी नहीं मिलेगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने साफ कर दिया है कि ई-केवाईसी का उद्देश्य फर्जी कार्डों और फिर अपात्र लाभार्थियों को पहचान करके हटाना और फिर केवल वास्तविक पात्र परिवारों तक ही सरकार की सहायता पहुंचाना है। ऐसे में जो लोग समय पर ई-केवाईसी पूरा नहीं करेंगे उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जा सकता है। सबसे गंभीर बात यह है कि ई-केवाईसी ना कराने पर सिर्फ राशन ही नहीं रुकेगा, बल्कि इन मुख्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी बंद हो सकता है। दोस्तों, बिहार में पुलिस विभाग के 11 अधिकारियों पर एक गंभीर जमीन विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें डीजीपी से लेकर के एसपी स्तर तक के अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। ऐसे मामलों ने प्रशासन से पारदर्शिता और फिर जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में पता चला है कि विवादित जमीन से जुड़े हुए अधिकारी और फिर रजिस्ट्री रिकॉर्ड में अनियमितताएं हैं और फिर कहीं कहीं अवैध कब्जा या फिर गड़बड़ी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसके चलते उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा विवादित जमीन के दस्तावेजों और फिर प्रक्रियाओं की समीक्षा शुरू कर दी गई है। जब प्राथमिक तौर पर यह मामला भूमि प्रशासन, रजिस्ट्री रिकॉर्ड और फिर पुलिस अधिकारियों के हितों से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर विभागीय और फिर विधिक जांच जारी है। दोस्तों, 47 दिनों में 33 फीट लंबा शिवलिंग बिहार पहुंच गया है। जी हाँ, दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दरअसल बात है कि बीते 47 दिनों के तेज निर्माण कार्य के बाद 33 फीट लंबा विशाल शिवलिंग परिसर पहुंच गया है और फिर दर्शन पूजन के लिए तैयार है। इसके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे मंदिर परिसर में भक्तों का उत्साह और आस्था का वातावरण देखा जा रहा है। इस विशाल शिवलिंग को विशेष महत्व इसलिए भी मिला है क्योंकि इसका अभिषेक
5 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और नर्मदा के जल से किया जाएगा। जब पवित्र जल से किया गया अभिषेक श्रद्धालुओं के बीच आस्था का प्रतीक बन चुका है। भक्तों का कहना है कि विशाल शिवलिंग और फिर उसके दर्शन से उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति और फिर मानसिक शांति मिल रही है। दोस्तों, बिहार में इस सप्ताह कड़ाके के ठंड और बर्फीली पछुआ हवाओं का प्रभाव जारी है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज तक तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं के कारण ठंड से राहत मिलने की संभावना बहुत कम है। वहीं पर लोग सुबह शाम घरों से बाहर निकलने से में भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं और अलाव जला करके खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर बिहार के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और कुछ स्थानों पर इससे भी नीचे दर्ज किया गया है। वहीं पर घना कोहरा और फिर शीतलहर की स्थिति जारी रहने से सड़क और फिर रेल यातायात प्रभावित हो रहा है और बाजारों में भी शाम को जल्दी सन्नाटा छा रहा है। वहीं पर मौसम विभाग ने लोगों से अति आवश्यक होने पर ही बाहर जाने की सलाह दी है। वहीं पर साथ ही गर्म कपड़े, अलाव और फिर स्वास्थ्य विशेष ध्यान रखने को कहा गया है, खास करके बच्चों, बुजुर्गों और फिर उन लोगों के लिए जिनका स्वास्थ्य पहले से कमजोर है। वहीं पर इस मौसम में धूप भी ठंड के असर को कम नहीं कर पा रही है, इसलिए आज तक उत्तर भारत से आती ठंडी हवाओं के कारण ठंड का असर लगातार बढ़ता रहेगा। दोस्तों, बिहार में एक नए सियासी विवाद ने जोर पकड़ लिया है। बिहार की ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन ने एक आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि हिजाब, बुर्का या फिर नकाब पोश ग्राहकों को ज्वेलरी शोरूम में प्रवेश नहीं किया जाएगा। इस नियम को कई शहरों में लागू भी कर दिया गया है, जिसमें पटना, आरा, पूर्णिया और हाजीपुर शामिल है। फेडरेशन का कहना है कि ये कदम सुरक्षा कारणों से लिया गया है, क्योंकि नकाब पहन करके अपराधी आसानी से पहचान से बच करके लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आरजेडी ने इस आदेश को संवैधानिक अधिकारों और फिर धार्मिक आज़ादी के खिलाफ करार देते हुए कड़ी आलोचना की है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा के नाम पर किसी खास समुदाय को टारगेट करना गलत है और इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उन्होंने सरकार से आदेश को वापस लेने और फिर इस तरह के फैसले को रोकने की मांग की है। वहीं पर आरजेडी ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस विवाद ने बिहार में हिजाब, नकाब मुद्दे को फिर से राजनीतिक बहस का विषय बना दिया है। दोस्तों, बिहार की सियासत में तेज प्रताप यादव ने एक नया राजनीतिक प्रयोग शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने दही चूड़ा भोज को जनसंपर्क और जनता से संवाद का माध्यम बनाया है। इस आयोजन में तेज प्रताप यादव ने स्थानीय जनता, युवा और फिर कार्यकर्ताओं के साथ सीधे बातचीत की और फिर उन्हें दही चूड़ा परोस करके आम लोगों के बीच साधारण जीवन शैली और फिर आत्मीयता का संदेश दिया है। उनका मानना है कि राजनीति सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं, बल्कि जनता के बीच बैठ करके बातें समझना और फिर साझा करना भी जरूरी है। ये भोज राजनीतिक से इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि दही चूड़ा बिहार में सादा और पारंपरिक भोजन है, जो आम लोगों को की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तेज प्रताप यादव की इस पहल को लोकप्रियता बढ़ाने और फिर भीड़ भाड़ को वाले कार्यक्रमों से हट करके लोक सहजता दिखाने वाला कदम बताया जा रहा है। सबसे खास बात यह रही कि इस भोज में तेजस्वी यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी और बाकी कई सारे मंत्रियों को भी दावत की गई है, लेकिन उनमें से कोई नहीं पहुंचा। जी हाँ, सिर्फ जनता पहुंचा। दोस्तों, सहरसा पुलिस ने अपने क्षेत्र के रेड लाइट एरिया में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गलत काम करने का धंधा का पर्दाफाश कर दिया है। जहां अर्दली जाल को फोड़ दिया है। पुलिस ने छापेमारी में पाया है कि कुछ लोगों ने लोगों को प्रेम का झांसा देकर के उन्हें फंसा करके मजबूर कर दिया था और वापस निकलने का रास्ता बंद कर दिया था। इस गिरोह के द्वारा कई लड़कियों और फिर महिलाओं को प्रेम संबंध का वादा दिखा करके संबंध में लाया जाता था और फिर उन्हें देह व्यापार और गतिविधियों में शामिल किया जाता था। पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क में अवैध धंधा व्यवस्था, जबरन वसूली और मानव शोषण के कई सबूत दर्ज किए हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया है और फिर आगे पूछताछ जारी है, ताकि इस गिरोह के सारे तार जोड़े और फिर प्रमुख संचालकों तक पहुंचा जा सके। जब पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि जो भी व्यक्ति ऐसी अपराधी गतिविधियों में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बिहार के मुंगेर जिले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ अपशब्द बोलने वाला वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। जब वीडियो में दिखाई देने वाले युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जब पुलिस के अनुसार ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा था, जिसमें युवक सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता हुआ दिख रहा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने IT एक्ट और फिर अन्य धाराओं में केस दर्ज करके कार्रवाई की है। जब पुलिस ने साफ कहा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि या फिर व्यक्ति के खिलाफ अभद्र भाषा और अशांति फैलाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर कानून तोड़ने वालों पर आगे भी सख्त नजर और कार्रवाई जारी रहेगी।
दोस्तों, बिहार के गन्ना किसानों की बल्ले बल्ले हुई है क्योंकि गन्ने के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई है। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। बिहार में गन्ने की कीमत में भारी बढ़ोतरी का फैसला कर लिया है, जिससे किसानों की आमदनी सीधे बढ़ेगी। सरकार के फैसले के मुताबिक अब गन्ना किसानों को पहले के मुकाबले 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल अधिक कीमत मिलेगी। वहीं पर इस बढ़ोतरी के बाद किसानों को अब प्रति क्विंटल गन्ने का बेहतर दाम मिलेगा, जिससे खेती की लागत निकलना आसान हो जाएगा और फिर मुनाफा भी बढ़ेगा। वहीं पर सरकार का कहना है कि यह फैसला किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और फिर गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। वहीं पर गन्ना किसानों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। और दोस्तों, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की तीसरी बीवी की खबर पर सच्चाई सामने आई है। जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह को लेकर के सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई है कि उन्होंने तीसरी शादी कर ली है। इन अफवाहों के बीच अब पवन सिंह के चाचा सामने आए हैं और उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी है। जहाँ चाचा ने साफ कर दिया है कि पवन सिंह ने कोई तीसरी शादी नहीं की है। सोशल मीडिया पर जो बातें फैलाई जा रही है वह पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिना सच्चाई जाने इस तरह की खबरों पर भरोसा ना करें। पवन सिंह पहले से ही अपनी निजी जिंदगी को लेकर के कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं। इसी वजह से उनसे जुड़ी हुई कोई भी खबर तेजी से वायरल हो जाती है। लेकिन इस बार तीसरी शादी की खबर को परिवार ने खुद खारिज कर दिया है। अब साफ है कि पवन सिंह की तीसरी शादी की खबर महज अफवाह है और इसका कोई भी सच्चा आधार नहीं है। दोस्तों, बिहार के सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे बड़े रईस, सबसे बड़े पैसे वाले में गिने जाने वाले अनिल अग्रवाल के परिवार को हाल ही में बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि उनके बेटे की जान चली गई है, उनके बेटे की मौत हो गई है। बेटे की मौत के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि उनकी विशाल संपत्ति का वारिस कौन होगा। अनिल अग्रवाल देश के जाने माने उद्योगपति हैं और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन है। बेटे की मौत के बाद परिवार में उत्तराधिकार को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। अनिल अग्रवाल पहले ही कई बार कह चुके हैं कि वे अपनी ज्यादातर संपत्ति दान करना चाहते हैं और सादगी से जीवन जीने के पक्षधर हैं। जब परिवार की बात करें तो अनिल अग्रवाल की पत्नी और फिर बेटी परिवार का अहम हिस्सा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे चलकर के परिवार और ट्रस्ट के जरिए संपत्ति का प्रबंध किया जा सकता है। जब फिलहाल अनिल अग्रवाल या फिर उनके परिवार की तरफ से वारिस को लेकर के कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बेटे की मौत के बाद ये मुद्दा चर्चा में आ गया है और सबकी नजरें अब परिवार के अगले फैसले पर टिकी है। दोस्तों, तेजस्वी यादव मुरादाबाद में बिरयानी का लुत्फ लिया है। दरअसल बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने मुरादाबाद के दौरे के दौरान स्थानीय बिरयानी का स्वाद लेने गए और वहां पर उसने भीड़ भाड़ में बैठे लोगों के साथ फोटो भी क्लिक करवाई, जहां उनका ये अंदाज स्थानीय लोगों और फिर समर्थकों के बीच चर्चा का विषय बन रहा है। जहाँ तेजस्वी यादव ने जब बिरयानी खाई तो फिर आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें सरल जनता के साथ बातें करते और फिर आत्मीयता से नेटवर्क बनाते देखा गया। वहाँ पर कई समर्थकों ने सेल्फी और फिर तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिससे ये आयोजन लोकप्रियता और फिर जन संबंध दोनों के लिए चर्चा में है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम से नेता जनता के बीच अच्छी छवि को और मजबूत कर सकते हैं, खास करके ऐसे समय में जब वे जनसंपर्क और फिर संवाद बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, बिहार कांग्रेस में टूट की खबर सामने आई है। जी हां, बिहार कांग्रेस में राजनीतिक माहौल फिर से गर्मा गया है। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन 3 विधायक उसमें शामिल नहीं हुए, जिसकी वजह से यह अंदाजा लग रहा है। यह मामला इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि जेडीयू ने इसका राजनीतिक लाभ उठाया है। जेडीयू ने दावा कर दिया है कि कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक संघर्ष और असंतोष की स्थिति बन चुकी है और ये तोड़ की ओर बढ़ता संकेत है। पार्टी ने कहा है कि अगर विधायक महत्वपूर्ण बैठक में नहीं आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि कांग्रेस नेतृत्व के प्रति भरोसा कम हुआ है। जब कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर फिलहाल कोई ठोस जवाब नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भीतरी मतभेद या फिर रणनीतिक असहमति के कारण विधायक बैठक में नहीं पहुंचे होंगे। वहीं पर राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस बिहार में अपनी स्थिति मजबूत रख पाएगी या फिर जेडीयू जैसे प्रतिद्वंदियों के दावे से उसके अंदर घुटन बढ़ेगी। दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार में 5 नए एक्सप्रेस वे बनाने की योजना तैयार की है, ताकि यातायात तेज, सुरक्षित और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। योजना को मूर्त रूप देने के लिए नीतीश सरकार ने संबंधित अफसरों को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश भेजा है, ताकि वे वहां के एक्सप्रेस वे निर्माण, प्रबंधन और संचालन के मॉडल का विस्तार अध्ययन कर सके। अफसरों का अध्ययन ये समझने के लिए है कि डिजाइन और निर्माण की तकनीक किस प्रकार की हो, भौगोलिक चुनौतियां के बीच मार्ग
मार्ग को कैसे सुचारू रखा जाए, वह पर टोल प्रबंधन और फिर वित्तीय मॉडल कैसा रहे, वह फिर भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मानकों का पालन कैसे हो। इस अनुभव और फिर सीख को बिहार की परिस्थितियों में अनुकूल बना करके 5 बड़े एक्सप्रेसवे का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इससे राज्य में यानी कि बिहार में यातायात का समय कम होगा, लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और आर्थिक गतिविधियां तेज होगी, लॉजिस्टिक लागत में भी कमी आएगी। दोस्तों, बिहार में प्राइवेट टीचरों के लिए नया नियम लागू किया गया है। बिहार के शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है, जिसमें कितने टीचर होंगे और क्या क्या सुविधाएं होंगी हर स्कूल में जरूरी होगी, ये तय किया गया है। क्या क्या नियम जरूरी है इसके बारे में अगर बात किया जाए तो हर प्राइवेट स्कूल को आवश्यक संख्या में शिक्षक रखना होगा ताकि बच्चों को पर्याप्त शिक्षण समर्थन मिल सके। जब पॉलिसी में प्राथमिक और फिर मिडिल स्कूलों में न्यूनतम टीचर स्टूडेंट अनुपात पर भी नियम तय करने का संकेत है ताकि पढ़ाई की गुणवत्ता भी बनी रहे। जहाँ शौचालय यानी कि टॉयलेट और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं अब हर स्कूल में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होंगी। वहीं पर स्कूल की मान्यता के लिए अब जिला शिक्षा अधिकारी DEO की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति द्वारा हर विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा कि वह इन नियमों का ठीक से पालन कर रहा है या नहीं। वहीं पर इन नए नियमों का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सभी निजी स्कूल शिक्षा क्षमता, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण के मानकों को पूरा करें ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा अनुभव मिले और फिर स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार आए। दोस्तों, बिहार सरकार ने अपनी आगामी आर्थिक और फिर सामाजिक रणनीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार विकास के नई तस्वीर दुनिया के सामने में पेश करेगा। ये बात बिहार के वित्त मंत्री ने कही है। उन्होंने कहा कि विकास की गति, योजनाओं का क्रियान्वयन और फिर आधारभूत संरचना में जो बदलाव आए जा रहे हैं वह आने वाले वर्षों में बिहार को नई पहचान देंगे। दोस्तों, बिहार में पंचायत स्तर पर परिसीमन यानी कि नई सीमा निर्धारण को लेकर के मुखिया संघ ने अपनी आवाज तेज कर दी है। हाल ही में प्रदेश के मुखिया संगठित होकर के सरकार से पंचायत परिसीमन का पूर्ण निर्धारण करने की मांग की है ताकि पंचायतों के क्षेत्र संख्या और फिर प्रतिनिधित्व समान रूप से लागू हो सके। मुखिया संघ का कहना है कि वर्तमान परिसीमन में कई पंचायतों के सीमांत क्षेत्रों में असमानता है, जिससे विकास कार्यों, संसाधन वितरण और फिर जनप्रतिनिधित्व में असुविधाएं देखने को मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पंचायतों को अपने वास्तविक जनसंख्या और फिर इलाके के अनुरूप विकास योजना लागू करने में कठिनाइयां आ सकती है। दोस्तों, बिहार में साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं है, क्योंकि IG जितेंद्र राणा ने मास्टर प्लान बना लिया है। आपको बता दूं कि बिहार में साइबर अपराध को रोकने और फिर प्रभावी तरीके से निपटने के लिए IG पुलिस जितेंद्र राणा ने एक विशेष मास्टर प्लान तैयार किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में यानी कि बिहार में ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, वित्तीय छल और अन्य डिजिटल अपराधों को रोकना और फिर साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना है। वहीं पर इस मास्टर प्लान के तहत साइबर पुलिस को बेहतर तकनीक, आधुनिक उपकरण और डिजिटल जाँच के लिए प्रशिक्षित टीम दी जाएगी ताकि अपराधियों की पहचान, ट्रैकिंग और फिर गिरफ्तारी तेज और फिर प्रभावी रूप से हो सके। वहीं पर योजना में साइबर जागरूकता अभियान भी शामिल है, जिससे आम नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षा, धोखाधड़ी से बचने और फिर बचने के तरीके और साइबर नियम कानून की जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि लोग अगर जानते हैं कि कहां कब कैसे धोखा होता है तो फिर ये खुद को और परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, बिहार सरकार ने अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। बिहार में लगभग 10,000 लोगों को नोटिस जारी कर दिया है जिनके राशन कार्ड गलत जानकारी के आधार पर बनाए गए हैं। जहां प्रशासन ने कहा कि ऐसे लोगों के राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये कार्रवाई वास्तविक जरूरतमंदों तक सरकारी अन्न सहायता पहुंचाने की कोशिश के तहत की जा रही है। वहीं पर जाँच में ये भी पाया गया है कि कई लोगों ने गलत जन्मतिथि, आय या फिर सदस्य संख्या जैसी जानकारी दर्ज करा करके राशन कार्ड बनवाए हैं, जिनके कारण वे किसान, गरीब या फिर BPL लाभों का गलत लाभ ले रहे हैं। वहीं पर अब प्रशासन ने नोटिस भेज करके ऐसे लोगों से पूछा है कि वे अपनी अपात्रता साबित करें। अगर सही दस्तावेज दिखाए जाते हैं तो फिर मामला निपट सकता है, अन्यथा उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे और भविष्य में राशन, अनाज और फिर अन्य लाभ नहीं मिलेंगे।
दोस्तों, किशनगंज इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। बर्फीली पछुआ हवाओं और फिर गिरते तापमान ने पूरे किशनगंज जिले की रफ्तार थाम दी है। हालात ऐसे हैं कि लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलते हैं। जब बाजारों में सन्नाटा पसरा है, सड़कें खाली दिख रही है और ठंड ने गरीब से लेकर के व्यापारी तक सभी को प्रभावित किया है। मौसम विभाग के माने तो आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत के आसार कम है। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में कड़ाके के ठंड और शीतलहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। बर्फीली पछुआ हवाओं के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। जब मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में चल रही शीतलहर का सीधा असर बिहार के सीमावर्ती जिलों में दिख रहा है और किशनगंज इसका मुख्य उदाहरण बन गया है। जब पिछले कुछ दिनों से किशनगंज का न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान भी 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच सिमटा हुआ है। जब 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही उत्तर पश्चिमी यानी कि पछुआ हवाएं ठंड को और ज्यादा चुभन भरा बना रही है। धूप निकलने के बावजूद भी ठिठुरन कम नहीं हो रही है। या घने कोहरे के कारण सुबह और फिर शाम के समय दृश्यता बेहद कम होती जा रही है। इसका सीधा असर सड़क यातायात पर पड़ा है, जहाँ कई जगहों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। खास करके हाईवे और फिर ग्रामीण सड़कों पर सफर करना जोखिम भरा हो गया है। वहीं पर इस कड़ाके की ठंड में से सबसे ज्यादा परेशानी गरीब दिहाड़ी मजदूर, बच्चे और फिर बुजुर्ग झेल रहे हैं। जब सुबह सुबह मजदूरों को काम पर निकलना मुश्किल हो रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। जब कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन अब भी कई गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो पर्याप्त गर्म कपड़े हैं और ना ही ईंधन है। जब ठंड का असर बच्चों की सेहत पर भी साफ दिखाई दे रहा है। सर्दी, खांसी और फिर बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जिला अस्पताल और फिर निजी क्लिनिकों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की भीड़ भी बढ़ रही है। जब कड़ाके के ठंड के चलते किशनगंज की मुख्य बाजारें भी सुन्न नजर आ रही है। कड़ाके की ठंड के चलते किशनगंज की मुख्य बाजारें भी सुनी नजर आ रही है। आमतौर पर चहल पहल से भरी रहने वाली बाजारों में अब ग्राहक कम दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि लोग ठंड के कारण घरों में ही डुबके रहना बेहतर समझ रहे हैं, जिससे व्यापार पर सीधा असर पड़ा है। वहीं पर जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जिला पदाधिकारी ने कहा है कि लोग गर्म कपड़े पहने, अलाव का सहारा लें और फिर बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें। फिलहाल किशनगंज में ठंड का ये दौर अभी जारी रहने वाला है और आने वाले दिन लोगों के लिए और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे किशनगंज के 53 गांव से गुजरने वाले हैं। हम आपको अभी एक एक गांव के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से गांव से सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेस वे गुजरेंगे। जैसे कि आपको पता है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया एक्सप्रेसवे होता है, यानी कि सड़क होता है, और किशनगंज सहित बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा। और उसमें खुशखबरी वाली बात यह है कि किशनगंज के 53 गांव से गुजरेगा। बहादुरगंज और ठाकुरगंज में मिलाकर के 53 गांव ऐसे हैं जिस गांव से ये एक्सप्रेसवे गुजरने वाली है। वो कौन कौन से गांव है, इसके बारे में डिटेल से विस्तार से बताएंगे। तो आपको बता दूं कि किशनगंज और कोसी क्षेत्र के विकास को नई गति देने वाली गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना किशनगंज जिले के 53 राजस्व गाँव सहित लगभग 150 छोटे बड़े गाँव से होकर के गुजरेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत किशनगंज जिले में करीब 55 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेस वे बनेगा, जिससे न सिर्फ आवागमन सुदृढ़ होगा बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और फिर सामरिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। ठाकुरगंज अंचल के जिन 29 मौजों की भूमि इस परियोजना से लाभान्वित होगी, उसमें बेसरबाटी, कुकुरबागी, पथरिया, नेजागाछ, गौथरा, कनकपुर, गिद्धिनगोला, अदरागुड़ी, दूधमंजर, दोगची, नुनियाटारी, भोगडाबर, छैतल, रुईधासा, बहादुरपुर, अमलझाड़ी, जिरणगाछ, खारुदह, कुंजीमारी, गंभीरगढ़, करवामनी, कुड़ीमनी, बड़चौंदी, सरायकुड़ी, कठारो और आदि शामिल है। वहीं पर बहादुरगंज के 24 राजस्व ग्राम, जिसमें डाबर, लोहिया का अंदर, कुम्हार टोली, डाला, मोहिद्दीनपुर, अलताबाड़ी, सुखानी, चंद्रगांव, लौचा, झींगाकाटा, इस्तमरार, दहगांव, वैसा, तेघड़िया, वैसा जुरेल, भौरादह, कोईमारी, गुना 84, गुंजरमारी, सरंडा, ठोकरपाट, गुजरमारी, जुरेल, चनुआ तथा गुना एवं तेरागाछ के 6 राजस्व ग्राम, जिसमें देवड़ी खास, घनी फुलसरा, महुआ, गिलहनी, मियापुर तथा मियापुर शामिल है। आपको बता दूं कि एक्सप्रेसवे सिलीगुड़ी से शुरू होकर के कोसी और सीमांचल के विभिन्न जिलों से गुजरते हुए गोरखपुर तक जाएगी।
दोस्तों, बिहार में सोने चांदी की दुकानों यानी कि ज्वेलरी दुकानों पर हिजाब और नकाब पहन करके आने पर मना कर दिया गया है। अब इस फैसले को लेकर के AIMIM खुल करके सामने आ गई है। जहां AIMIM का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर किसी एक धार्मिक पहचान को निशाना बनाना न सिर्फ गलत है, बल्कि ये सीधे सीधे संविधान और फिर लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। जहां कटिहार से AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दूं कि बिहार के कुछ जिलों में ज्वेलरी दुकानों पर हिजाब और नकाब पहन करके आने वाली महिलाओं के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर के AIMIM ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। जब कटिहार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान AIMIM के प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ने इस फैसले को असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। आदिल हसन आजाद ने कहा कि सुरक्षा के नाम पर किसी खास धार्मिक पहचान को निशाना बनाना पूरी तरह से गलत है और निंदनीय है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार जीवन जीने का स्वतंत्रता देता है। हिजाब और नकाब पहनना मुस्लिम महिलाओं का मौलिक अधिकार है और इसे किसी भी सूरत में छीना नहीं जा सकता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि कुछ ज्वेलरी दुकानदार जानबूझ करके इस तरह के फैसले ले रहे हैं जो एक खास विचारधारा से प्रेरित है। उनका कहना था कि भाजपा और RSS से जुड़ी मानसिकता के तहत समाज में धार्मिक विभाजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आदिल हसन आजाद ने कहा कि देश में पहले ही अल्पसंख्यक समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और अब निजी दुकानों के जरिए उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर सुरक्षा ही मुद्दा है तो फिर नियम सभी पर समान रूप से लागू क्यों नहीं किया जा सकता। केवल हिजाब या फिर नकाब को निशाना बनाना यह साबित करता है कि उद्देश्य सुरक्षा नहीं बल्कि एक समुदाय को अलग थलग करना है। AIMIM प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ने कहा कि इस तरह की पाबंदियां संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 25 का खुला उल्लंघन है जो समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और फिर धार्मिक आजादी की गारंटी देते हैं। आदिल हसन आजाद ने ज्वेलरी दुकानों से अपील की है कि वे तुरंत इस फैसले को वापस लें और सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पर हर नागरिक को बिना डर और भेदभाव के जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस तरह की कार्रवाई जारी रही तो फिर AIMIM इसे चुपचाप स्वीकार नहीं करेगी। जब पार्टी लोकतांत्रिक और फिर कानूनी तरीके से इसका विरोध करेगी और फिर जरूरत पड़ी तो फिर इस मुद्दे को अदालत तक भी ले जाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिया में अतिक्रमण हटाने को लेकर के बवाल हो गया है जब गुस्साए लोगों ने पेट्रोल डाल करके JCB मशीन में आग लगा दी है। जी हां, और मौके पर मौजूद पूर्व मुखिया के बेटे और भतीजे के साथ बेरहमी से पिटाई भी की है, मारपीट की है। ये घटना कल की है लेकिन आज इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक DCLR कोर्ट के आदेश पर विवादित जमीन से अतिक्रमण हटाया गया था। अगले ही दिन उसी जमीन पर पेट्रोल पंप निर्माण का काम शुरू किया गया। इसी दौरान विधानंद मंडल और फिर सदानंद मंडल के पक्ष में बड़ी संख्या में लोग, जिनमें कई आदिवासी समुदाय के सदस्य भी शामिल थे, तीर धनुष, लाठी और फिर डंडे से लैस होकर के मौके पर पहुंचे और अचानक हमला शुरू कर दिया। यह प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देखते ही देखते निर्माण स्थल रण क्षेत्र में बदल गया। उपद्रवियों ने पहले काम में लगे मजदूरों को खदेड़ा, फिर JCB और फिर ट्रैक्टरों पर पेट्रोल डाल करके आग लगा दी। आग की लपटों और फिर धुएं से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान पूर्व मुखिया नरेश मोहन मंडल के बेटे और फिर भतीजे को पकड़ करके उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और फिर जबरन अपने साथ ले जाया गया। वहीं पर घटना के समय मौजूद लोगों ने मोबाइल से वीडियो बना लिए जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उपद्रवी नारेबाजी करते हुए हमला कर रहे हैं। कई लोगों के हाथों में तीर धनुष तने हुए हैं और JCB में आग लगाई जा रही है। पुलिस ने इन वीडियो को अहम सबूत के तौर पर सुरक्षित रख लिया है। दोस्तों, पूर्णिया जिला में एक 15 साल की नाबालिग लड़की ने अपने माँ बाप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की का कहना है कि करीब 10 साल पहले उसे गोद लिया गया था और अब उसे 2 लाख रुपए में उनके माँ बाप ने ही हरियाणा के एक युवक को बेच दिया है, जहाँ बेच देने की तैयारी की जा रही थी। यह मामला चंपानगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। नाबालिग के अनुसार वह महज 5 साल की थी जब पटना के एक बड़े अस्पताल के बाहर एक दंपति से उसकी मुलाकात हुई। जब उस वक्त उसे अपने असली माता पिता और घर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब पति पत्नी ने उसे गोद में लिया और पढ़ा लिखा करके अफसर बनाने का सपना दिखाया। इसके बाद उसे पटना से पूर्णिया लाया गया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसकी जिंदगी कथित तौर पर नरक बन गई। जहाँ लड़की का आरोप है कि उससे पढ़ाई नहीं करवाई गई और बचपन से ही घर के सारे काम करवाए गए। सुबह उठा करके बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा कराया जाता था, जहाँ आधा पेट खाना दिया जाता था और जरा सी गलती पर गाली गलौज और फिर मारपीट होती थी। जब बाहर जाने की इजाजत तक नहीं थी। लड़की
का कहना है कि 10 साल उसने किसी घर में नहीं बल्कि एक तरह से कैद में बिताए हैं। लड़की ने बताया है कि 21 दिसंबर 2025 को उसे बताया गया कि उसकी शादी हरियाणा के एक युवक से कराई जा रही है। उसी रात बनमखी स्टेशन में ले जाया गया, जब वहां पर उनसे बातचीत सुनी कि 2 लाख रुपए में उसका सौदा हो चुका है और पैसे भी मिल गए हैं। जब ट्रेन आने पर वह भीड़ का फायदा उठा करके भाग निकली और फिर किसी तरह से दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में उसने 10 दिन फुटपाथ पर कड़ाके के ठंड में बिताए, जब खाने के लिए भीख मांगनी पड़ी और कई बार असुरक्षित हालात का सामना करना पड़ा। आखिरकार कोई सहारा न मिलने पर वह ट्रेन से वापस पूर्णिया लौटी और थाने पहुंच करके पूरी कहानी बताई। फिलहाल पुलिस ने बच्ची को सुरक्षा के लिहाज से बाल कल्याण समिति यानी कि CWC को सौंप दिया है, जहां पर उसकी काउंसलिंग की जा रही है। दूसरी ओर माँ बाप ने सभी आरोपों को झूठा बताया है और दावा किया है कि लड़की प्रेमी के साथ भागी थी। पुलिस का भी कहना है कि मामला आपसी विवाद और बहकावे से जुड़ा हुआ हो सकता है। जांच जारी है, जो सच्चाई रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज अब सिर्फ सीमांचल का एक जिला नहीं बल्कि विश्व शांति के संदेश का केंद्र बनने की दिशा में एक नई पहल करता दिख रहा है, जहां मानवता, नैतिकता और फिर शांति जैसे मूल्यों को लेकर के एक बड़ी वैचारिक पहल की शुरुआत किशनगंज से की गई है। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ राज्य या फिर देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश देना है कि अगर समाज को बचाना है तो फिर मानवता को सबसे ऊपर रखना होगा। इसी सोच के साथ एक नए मंत्रालय की मांग अब राजनीतिक और फिर सामाजिक विमर्श के केंद्र में आ गई है। जहां किशनगंज से विश्व शांति और फिर मानवता के पक्ष में एक महत्वपूर्ण वैचारिक पहल सामने आई है। जहां जामिया मिलिया इस्लामिया के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम ने बिहार में मानवता और शांति मंत्रालय की स्थापना की मांग की है। उनका कहना है कि आज के दौर में मानवता सबसे बड़े खतरे में है और समाज को बचाने के लिए अब केवल कानून नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों की मजबूत नींव जरूरी है। इसी को लेकर के डॉक्टर रकीब आलम अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग विधायकों से, अलग अलग मंत्रियों से मिल रहे हैं, यहाँ तक कि विभागीय सचिव से भी मिल रहे हैं। हालांकि कई सारे विधायक मंत्री से मिले हैं। हाल ही में वो कोचा धवन के विधायक सरवर आलम, बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम, ठाकुरगंज विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल सहित कई लोगों से मुलाकात की है। इसी को लेकर के उन्होंने जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि फैयाज आलम साहब से भी मुलाकात की है। इससे पहले वे बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा से भी मुलाकात किए थे। साथ ही साथ JDU के बड़े बड़े नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की है इसी मामले को लेकर के। यहाँ तक कि पंचायती राज मंत्री से भी मुलाकात किए, मंत्री अशोक चौधरी से भी मिल करके उन्होंने इसको लेकर के एक ज्ञापन सौंपा। यहाँ तक कि मंत्री मंगल पांडे से भी मिल करके इस बात पर जोर दिया कि मानव और शांति मंत्रालय होना चाहिए। जो डॉक्टर रकीब आलम ने कहा कि आज का मनुष्य धीरे धीरे मशीनों और फिर अन्य प्रजातियों की तरह व्यवहार करने लगा है, जब संवेदनाएं कमजोर हो रही है, हिंसा, अहिष्णुता और फिर अन्याय बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि राज्य स्तर पर एक ऐसा मंत्रालय हो जो मानवता, शांति और नैतिक मूल्यों को समाज के केंद्र में लाने का